मैं जगबीर सिंह शिकारा आज फिर आपके सामने एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। कक्षा 8 के लिए हमारा सामाजिक विज्ञान विषय है। उसका विषय इतिहास है। इतिहास के हमारा जो अवर पास्ट जिसको कहते हैं उसका 3rd चैप्टर है, ग्रामीण अक्षेत्र पर शासन चलाना। इसके कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, मेन पॉइंट्स लेके आए हैं, जिनके बारे में थोड़ा थोड़ा करके आज हम पढ़ेंगे। कल डिटेल से इसकी क्लासेस चलेगी आपके पास। अंग्रेज़ों को बंगाल की दीवानी मिलना। दीवानी क्या होती है? दीवानी भूमिकर का एक इकट्ठा करने का कार्य होता है। भूमिकर व्यवस्था होती है। बक्सर के युद्ध के पश्चात उन्हें 12 अगस्त सन 1765 को बंगाल, बिहार, उड़ीसा से भूमिकर इकट्ठा करने का कार्य ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया गया था। कंपनी की आमदनी, कंपनी को बंगाल की दीवानी मिलने से लगान वसूल करने के अधिकार मिल गए। कंपनी की आय में वृद्धि हुई और कंपनी बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही अब निर्यात चीज़ें खरीदती थी। पहले क्या था, उन्हें सोना चांदी या बदले में कोई चीज़ें लेनी पड़ती थी हिंदुस्तान से। अब जब भूमिकर इकट्ठा करने का कार्य मिल गया तब उन्हें पैसा कहीं बाहर से नहीं बल्कि हिंदुस्तान के पैसे से ही वो व्यापार करना शुरू कर दिया। भारतीय कारीगरों की दशा कैसी रही? कंपनी के व्यापार में वृद्धि होने से भारत के जो कारीगर थे, बुनकर थे, उनका उत्पादन दिन प्रतिदिन गिरता चला गया, कम होता चला गया। खेती चौपट हो गई। किसान अपना लगान चुकाने में, कर देने में अब असमर्थ होते जा रहे थे। छोटे मोटे लघु उद्योग धंधे जो थे उनका भी पतन हो गया। क्यों हो गया? अब ये इनका राज हो गया। मनमाने भावों पर चीज़ें खरीद रहे थे। इनकी चीज़ें सस्ती थी, जबकि हिंदुस्तानी जो माल था उसमें लेबर ज़्यादा होती थी। उन्हें हिंदुस्तानी को टैक्स देना पड़ता था। अब इन्हें कोई टैक्स देना नहीं पड़ता था, इसलिए लोग इनकी चीज़ें खरीदने लग गए। रही बात यहाँ के व्यापार पर भी धीरे धीरे एकाधिकार स्थापित कर रहे। इस कारण भूमि व्यवस्था चौपट हो गई। किसानों ने कर नहीं दे पाए, उत्पादन गिरता चला गया। जो कारीगर थे वो बर्बाद हो गए। जो छोटे मोटे लघु उद्योग धंधे थे जिनके सारे गुजारे चल रहे थे वो भी चौपट हो गए। स्थायी बंदोबस्त क्या है? इसे कॉर्नवालिस ने सन 1793 के अंदर लागू किया। यह भू राजस्व कर इकट्ठा करने की एक नई व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों को किताबों से राजस्व, जो किसान थे उनसे कर वसूल करने का अधिकार दे दिया गया और तय दर से जमींदारों को कंपनी के पास कर जमा कराना होता था। ये व्यवस्था जो थी स्थायी बंदोबस्त, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में चलाई थी। इसमें ज़मींदारों को भूमि का मालिक बना दिया गया। उन्हें एक निश्चित कर देना होता था। फसल का 10/11 भाग देना होता था। अब वो मनमर्जी से किसानों से कोई भी कर वसूल कर सकते थे। ये सरकार ने कह दिया था कि हम किसानों और ज़मींदारों के झगड़ों के बीच में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और जो ज़मींदार समय पर लगान नहीं दे पाया, उसकी ज़मीन को बेचकर वो कर उगाया जा सकता है। महालवाड़ी प्रथा क्या थी? ये भी भूमि कर इकट्ठा करने की एक प्रथा थी। इसमें पूरे गांव को एक इकाई मान लिया जाता था और इसे खासकर होल्ट मैकेंजी के द्वारा 1822 में ये इस प्रथा को लागू किया गया। इस व्यवस्था में राजस्व इकट्ठा करने और उसे जमा करने का जिम्मा जो था वो गांव के मुखिया को सौंप दिया। पूरे गांव को एक इकाई मान ली गई और गांव का एक मुखिया बना दिया गया। उस मुखिया का काम था
कि उस भूमि कर को इकट्ठा करे और कंपनी के खाते में जमा कराए, जब कंपनी के खजाने में जमा कराए। रैयतवाड़ी या मुनरो व्यवस्था क्या थी? ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिणी हाई इलाकों में रैयत कौन होता है? किसान। रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी? ये मद्रास में, भारत के दूसरी भागों में लागू की गई। इस व्यवस्था के अंदर आपको मैं बता दूं, अब इसमें किसान जो थे वो सीधे कंपनी के खजाने में अपना कर जमा कराते थे। इस व्यवस्था को हम रैयतवाड़ी व्यवस्था कहते हैं। यूरोप के लिए जो फसलें थी, अंग्रेज़ों ने यूरोपीय मांग और हितों को ध्यान में रखकर भारत के विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न फसलों जैसे अफीम, नील, कपास, गन्ना, गेहूं, पटसन और चाय के उत्पादन को बढ़ावा दिया। मतलब जिनकी यूरोप में ज़्यादा डिमांड थी जिन फसलों की, वो भारत के किसानों से उगवाई गई। जिनमें नील था जो कपड़ा बनाने, कपड़े को रंग देने के काम आता था, कपास था उससे सूती धागा तैयार किया जाता था, गन्ना था उससे चीनी तैयार की जाती थी, गुड़ शक्कर तैयार किए जाते थे, गेहूं था खाद्यान्न में था, पटसन था उसकी टाट बोरियाँ तैयार की जाती थी, और चाय जो एक पेय पदार्थ था वो भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में, खासकर असम जैसे क्षेत्रों में इसको उगाया जाने लगा। अब नील की मांग की बात रही तो नील का उत्पादन एक छोटे से पौधे से किया जाता है। कपड़ा उद्योग के विकास के साथ साथ ब्रिटिश बाजारों में भारत में बने नील की मांग जो थी वो काफ़ी बढ़ती चली गई। नील विद्रोह 1859 के अंदर, अब ये नील की खेती जो थी वो काफ़ी महंगी पड़ती थी, उत्पादन कम था, किसानों को उसके उतने भाव नहीं मिल पाते थे, किसान इस खेती से तंग थे, इस खेती के प्रति उदासीन थे। भारतीय किसान को अपनी ज़मीन के चौथाई भाग पर, अगर किसी किसान को 4 एकड़ ज़मीन है तो उसे 3 एकड़ पर ये खेती करनी पड़ती थी। ये बहुत नाजुक पौधा होता था, इसकी जड़ें काफ़ी गहरी होती थी, ये ज़मीन की उर्वरा शक्ति को अपने अंदर सोख लेती थी। और जब अगले वर्ष जब इस फसल वाली ज़मीन में अगर कोई दूसरी फसल बोई जाती तो वो ज़्यादा उत्पादन नहीं दे पाती। अब 1 एकड़ ज़मीन उस किसान के पास बची है तो उसमें वो पशुओं के लिए चारा भी, खाद्यान्न भी, दालें भी कैसे उगा सकता था। इसलिए भारत में अकाल पड़ते थे और इसके खिलाफ हिंदुस्तान के किसानों ने, खासकर बंगाल के किसानों, रैयत का मतलब फिर बता रहा हूँ, रैयत का मतलब होता है किसान। 1859 में बंगाल के किसानों ने नील की खेती करने से इनकार कर दिया, क्योंकि नील की खेती जो थी वो घाटे का सौदा होती जा रही थी। वो इसे उगाना नहीं चाहते थे, उनको उत्पादन नहीं मिल पा रहा था, उनको घाटा होता जा रहा था, उनकी दशा बिगड़ती जा रही थी। इसलिए वे तलवार, भाले और तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने चले। अब हमारे कुछ जोड़े बनाने, हमने उचित मिलान करना है। रैयत का मतलब होता है किसान से, माल का मतलब होता है ग्राम समूह से, निज रैयत की अपनी ज़मीन होती है, किसान की जो निज का मतलब यहाँ माने अपनी जो बागान मालिकों की अपनी ज़मीन होती है जिस पर वो खेती करते हैं, और रैयती वो होती है किसानों की ज़मीन जिस पर किसान खेती करते हैं। ऐसे हमारे कुछ रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यूरोप में वोड उत्पादकों को नील से अपनी आमदनी में गिरावट का खतरा दिखाई दे रहा था। 18वीं शताब्दी के आखिर में ब्रिटेन ने नील की मांग, खालिस्तान को बढ़ाने के लिए औद्योगिक क्रांति के कारण बढ़ी और वोड की खोज से नील की अंतर्राष्ट्रीय मांग पर बुरा प्रभाव पड़ा। चंपारण आंदोलन नील के बागान मालिकों के खिलाफ था। इस तरह कल फिर आपके लिए एक नई वीडियो में प्रश्न लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।